सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार, परिष्कार वर्ड में आपका स्वागत है। मैं ममता शर्मा। आज देखिए, हम जो सामान्य विज्ञान का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है भोजन के प्रमुख अवयव। तो देखिए, आपने पहले भी सुना होगा कि भोजन के अवयव क्या होते हैं, किस प्रकार से ये हमारे लिए सहायक होते हैं और क्यों हमारे भोजन के अंदर ये कुछ विभिन्न प्रकार के प्रमुख अवयव जो है होना आवश्यक है। जैसे आपने सुना होगा कि हम भोजन के रूप में क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, वसा लेते हैं, विटामिन लेते हैं, खनिज लवण लेते हैं, खाद्य रेशे लेते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे भोजन के अवयव के अंदर हम इनको शामिल कर रहे हैं। आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत जानेंगे कि किस प्रकार से ये भोजन के अवयव जो हैं वो हमारे लिए आवश्यक होते हैं और हमारी सहायता करते हैं। तो देखते हैं इससे संबंधित पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? देखिए, ये आरएस में पूछा गया है। अगला प्रश्न, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? ये आरएस में पूछा गया है। अगला प्रश्न, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह एसएससी में पूछा गया है। ये शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग का नाम है, ये एसएससी के अंदर पूछा गया है। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमें क्या लेना चाहिए? ये एसएससी 10+2 में पूछा गया है। जंतु अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रह न कर वसा के रूप में संग्रहित करते हैं क्योंकि ये पीएसआई में पूछा गया है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं, ये यूपीसीएस में पूछा गया है। आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? ये आईएएस प्री के अंदर पूछा गया है। केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है के प्रति 100 ग्राम में होता है, ये यूपी लोअर में पूछा गया है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, यह यूपीपीसीएस मेंस के अंदर उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है, ये यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है। मानव के बाल व नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? ये यूपीआरओ एआरओ में पूछा गया है। अगला प्रश्न, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है? ये यूपीयूडीए और एलडीए मेंस में पूछा गया है। अगला प्रश्न, भोजन का एक प्रमुख अंग है, यूपीआरओ एआरओ प्री के अंदर पूछा गया है। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? ये एमपीपीसीएस में पूछा गया है। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है, ये उत्तराखंड पीसीएस प्री के अंदर पूछा गया है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है, यह यूपीपीसीएस प्री के अंदर पूछा गया है। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? ये छत्तीसगढ़ पीसीएस और उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है? ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? ये आरएस आरटीएस में पूछा गया है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है, यह यूपीपीसीएस में पूछा गया है। ट्राइग्लिसराइड्स क्या हैं? ये बीपीएससी प्री में पूछा गया है। किसको ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कहते हैं? ये स्टेनो में पूछा गया है। भोजन की ऊर्जा को किस मात्रक में मापा जाता है? ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। तो देखिए, ये हमारे विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न हैं, जो लगातार हमने जो ये टॉपिक लिया है भोजन के प्रमुख
अवयव उनसे संबंधित हैं और लगातार जो हमारी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, वो है भोजन के प्रमुख अवयव। अब देखिए, भोजन के अवयव क्या होते हैं? वे भोज्य घटक, देखिए वे भोज्य घटक जो मानव शरीर की वृद्धि, विकास, निर्माण व सुरक्षा के लिए लाभदायक होते हैं, भोजन के अवयव कहलाते हैं। देखिए, हमने क्या कहा यहाँ पर कि यस, मानव शरीर की वृद्धि। देखिए, हम सब देखते हैं कि हमारा शरीर क्या कर रहा है। जैसे हम जन्म लेते हैं और मृत्यु तक हम देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर हम परिवर्तन देखते हैं। ठीक है, वृद्धि हो रही है, हम एक निश्चित आयु तक बढ़ रहे हैं। वो किसके कारण से हो रहा है? हम वृद्धि हार्मोन हमारे शरीर में होते हैं। ठीक है, विकास क्या होता है? वृद्धि क्या होती है? व्यक्ति के शरीर में एक निश्चित समय तक होती है। निश्चित समय के बाद में उसके शरीर के आकार में वृद्धि होना बंद हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें विकास की, तो देखिए विकास जो है वो क्या होता है? जीवन की शुरुआत से लेकर के व्यक्ति के मृत्यु पर्यंत तक, मतलब जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उसका विकास होता रहता है। तो देखिए, हम सबने देखा है कि हम अपने जीवन में हर क्षण, हर मिनट, हर दिन हम कुछ न कुछ सीखते रह रहे हैं। तो वो सब क्या हो रहा है? हमारा विकास हो रहा है। ठीक है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, हम किस तरीके से हम अपने आसपास के वातावरण से जो भी देख रहे हैं उनसे हम क्या कर रहे हैं? नई नई चीजें सीख रहे हैं। तो विकास जो होता है वो क्या होता है? व्यक्ति का मृत्यु पर्यंत तक होता है। निर्माण व सुरक्षा के लिए, देखिए ये भोजन के जो अवयव हैं वो क्या होते हैं? हमारे शरीर के निर्माण में आवश्यक होते हैं, हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। अगर देखिए, हमने सुना होगा कि अगर हम संतुलित भोजन नहीं लेते हैं या हमारे भोजन के अंदर विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व हैं जो संतुलित आहार के अंदर होने चाहिए, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, अगर उनकी कमी हो जाती है तो हम देखते हैं कि हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। हमारा शरीर जो है वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से घिर जाता है। तो किसी भी व्यक्ति के शरीर की सुरक्षा के लिए भी विभिन्न प्रकार के जो ये भोजन के अवयव हैं ये आवश्यक होते हैं। अब देखिए, भोजन के अवयव के अंदर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए जो है वो मुख्य भोजन स्रोत के रूप में हम काम ले रहे हैं। वसा, प्रोटीन्स, मिनरल्स, खनिज लवण, जल, खाद्य रेशे, विटामिन, तो ये सब क्या होते हैं? हमारे मुख्य भोज्य पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। और अगर इन भोज्य पदार्थों की शरीर में कमी हो जाती है तो हमें विभिन्न प्रकार के जो है वो हानिकारक प्रभाव शरीर के ऊपर देखने को मिलते हैं। देखिए, अब भोजन के मुख्य अवयव में हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है? हमारा मुख्य भोजक घटक है और सर्वाधिक मात्रा में हम अपने भोजन के अंदर किसको लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं। प्रोटीन्स की हम बात कर रहे हैं, प्रोटीन भी जो है हमारे भोजन के अंदर उपस्थित होता है। ठीक है, वसा भी जो है हमारे भोजन का अवयव है। विटामिन्स को हम क्या कहते हैं? सहायक आहार कहते हैं। और यह सहायक आहार विटामिन्स भी जो होते हैं वो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, शरीर के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। विभिन्न प्रकार के खनिज लवण, जल और खाद्य रेशे, यह सभी भोजन के अवयव के रूप में जो है हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट जिसमें देखिए कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन यह उपस्थित होते हैं तथा यह 1:2:1 के रूप में पाए जाते हैं। यह शरीर को सर्वाधिक लगभग 65% जो है ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। शरीर में इसकी अतिरिक्त मात्रा ग्लाइकोजन के रूप में संचित। देखिए, तो अब हम देखते हैं कि हमारा मुख्य भोजक घटक क्या है?
कार्बोहाइड्रेट है और यह हमारे शरीर के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। हम अपना जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में जो है वो कार्बोहाइड्रेट को हम अपने संतुलित भोजन के अंदर ग्रहण करते हैं। हम रोटी खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है, हम चावल खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है, हम आलू खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है। तो ये सब क्या है, सर्वाधिक मात्रा में हम कार्बोहाइड्रेट को भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। और अगर यह कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, सीमित मात्रा से अधिक जो है वो संग्रहित होता है, तो क्या होता है, इसकी अतिरिक्त मात्रा जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाती है। ग्लाइकोजन के रूप में ये हमारे त्वचा के नीचे एडिपोज टिश्यू जो होते हैं या वसीय ऊतकों के अंदर जो है वो जमा हो जाती है। और ग्लाइकोजन क्या होता है, अतिरिक्त ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर के अंदर संचित हो जाता है। अब अगर देखिए किसी कारणवश हमने भोजन नहीं खाया या हमने व्रत किया, उस दौरान क्या होता है, हमारा शरीर जो क्या करता है, इस संग्रहित ग्लाइकोजन को क्या करता है, ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। और ग्लूकोज क्या कर रहा है, हमें ऊर्जा देने का कार्य कर रहा है। तो ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेकेराइड है, और ग्लूकोज क्या कर रहा है, तुरंत ऊर्जा देने का कार्य करता है। अगला है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। अब ये स्रोत क्या है इसके और कहां से हमें यह प्राप्त हो रहा है, देखिए बात करते हैं हम स्टार्च मांड युक्त। देखिए स्टार्च क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च क्या है, एक पॉलीसेकेराइड के रूप में कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के रूप में काम लिया जा रहा है, जिसमें क्या होता है, जो किसमें उपस्थित हो रहा है, ब्रेड में उपस्थित है, अनाजों के अंदर उपस्थित है, पास्ता में है, चावल में है, आलू के अंदर है, बीन्स में है और चेस्टनट, इन सभी के अंदर जो है ये स्टार्च संग्रहित होता है और यह ऊर्जा देने का कार्य करता है। इसके अलावा हम बात करें शर्करा युक्त विभिन्न प्रकार के, जब हम फलों की बात कर रहे हैं तो देखा होगा हमने कि वो स्वाद में मीठे होते हैं। हम बात करें एप्पल की बात करें, बनाना की बात करें, तो ये सब क्या होते हैं, शर्करा युक्त जो भोज्य पदार्थ हैं जिसमें हम फलों को शामिल कर रहे हैं। और ये क्या करते हैं, हमें कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि किसके अंदर यह उपस्थित होते हैं। तो यह हमें ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। अब हम बात करें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, अगर हम अपने भोजन के अंदर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को शामिल कर रहे हैं तो उससे लगभग 4 किलो कैलोरी जो है वो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देखिए जो ऊर्जा की मात्रा, हम जो भोजन की ऊर्जा को हम किसके अंदर मात्रक के रूप में काम ले रहे हैं, इसका जो आंसर है हमारा वो होगा किलो कैलोरी, जिसे हम KCL के अंदर भी हम विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में इसको लिखा हुआ देखते हैं। तो इस प्रकार 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देने का कार्य कर रहा है। अब देखिए हम कार्बोहाइड्रेट के कार्य देखते हैं कि यस, हम अपने भोजन के अंदर सर्वाधिक मात्रा में किसको ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट को ले रहे हैं। लेकिन यह कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में किस प्रकार से काम कर रहा है, सबसे पहले ऊर्जा प्रदान करना। देखिए अभी मैंने आपको बताया था और आपको भी पता होगा, आपने टीवी में भी बहुत बार ऐड देखी होगी कि अगर हमें तुरंत ऊर्जा की जरूरत होती तो हम देखिए सब टीवी में ऐड देखते हैं ग्लूकोन डी की, ठीक है, ग्लूकोन डी। देखिए अब हम देख रहे हैं कि हमें कार्बोहाइड्रेट से, अभी हमने बात की कि 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, लेकिन अब देखिए कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देता है और ऊर्जा भी क्या करता है, तुरंत ऊर्जा देने का कार्य करता है। इसलिए देखिए जब हमें सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सर्वप्रथम हम क्या कर रहे हैं, तुरंत ऊर्जा के लिए हम क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। इसलिए आपने वो ऐड देखी कि जो है ग्लूकोन डी हमें तुरंत ऊर्जा देने का कार्य कर रहा है। शरीर का ताप नियंत्रित करना। देखिए हमारे शरीर का तापमान अगर हम बात करें तो जनरली क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर का तापमान होता है। तो यह क्या करते हैं, व्यक्ति के शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य कर रहे हैं। शरीर की प्रत्येक कोशिका, ऊतक, अंग को कार्यशील
बनाना। अब देखिए, हमने सुना है कि हमें एक निश्चित समय के बाद में क्या होता है, थकान का अनुभव होता है। क्या आपने सुना है कि थकान का अनुभव आपको क्यों होता है? ठीक है, वो थकान का अनुभव हमें इसलिए होता है कि हम जब काम कर रहे हैं तो हमारे शरीर में जो संचित ऊर्जा होती है वो समाप्त होती जाती है। ठीक है, और उस दौरान क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज या जो कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देने का काम कर रहे थे वो क्या होने लगते हैं, थकान के समय वो समाप्त होने लगते हैं, और उस दौरान हमारे शरीर के अंदर बनता है लैक्टिक अम्ल। और जैसे ही आपके शरीर में लैक्टिक अम्ल बन रहा है, आपको क्या होगा, थकान का अनुभव होगा। अब हम जब बहुत थक गए हैं तो उस दौरान क्या होगा, हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। और हम जब थक जाते हैं तो ठीक है, हमने कोई दूसरा भोज्य पदार्थ लिया या हमने ग्लूकोन डी पिया या हमने खाना खाया, तो वो कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहा है, हमारे कोशिका उत्तक अंग को कार्यशील बना रहा है। अब देखिए, हम कार्बोहाइड्रेट से संबंधित संभावित प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन अवयव शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान कर रहा है? देखिए दोस्तों, अब हमें ध्यान रखना है कि हमने भोजन के अवयव की तो बात की है, लेकिन कौन सा भोजन का अवयव पूछा है, तुरंत ऊर्जा देने वाले का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, इसके ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। देखते हैं इसका सही आंसर, आपको पता होगा, आपने पहले भी कहीं पढ़ा होगा। देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट। देखिए, जो हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा जो दे रहा है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। मैंने आपको अभी पहले पढ़ाया भी था। इसके अलावा हम बात करें प्रोटीन्स की, प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण में आवश्यक होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। वसा, वसा से देखिए हमें सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है, सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। अगर हमारे यहाँ पे ऑप्शन होता तुरंत ऊर्जा की जगह पे सर्वाधिक ऊर्जा, तो हमारा आंसर बदल जाता, तब क्या होता, वसा, क्योंकि वसा हमें सर्वाधिक ऊर्जा दे रही है। लेकिन हमारा क्वेश्चन है तुरंत ऊर्जा, तो तुरंत ऊर्जा कौन दे रहा है हमें, कार्बोहाइड्रेट दे रहा है। विटामिन्स की बात करें तो विटामिन्स क्या होते हैं, हम सहायक आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट, जंतुओं के शरीर में भोजन की अतिरिक्त मात्रा किस रूप में संचित होती है? देखिए, हम किसकी बात कर रहे हैं, भोजन की अतिरिक्त मात्रा किस रूप में संचित होती है। देखिए दोस्तों, हम सबको पता होगा या आपको नहीं पता है तो हम जितना भी भोजन हम रोजाना ग्रहण कर रहे हैं वो सारा हमारे शरीर के द्वारा काम नहीं लिया जा रहा है। तो जब हम भोजन खा रहे हैं तो एक सीमित मात्रा में उसके उपयोग में के बाद में क्या होती है, भोजन की जो अतिरिक्त मात्रा है, जो मैंने अभी आपको बताया था, वसा के त्वचा के नीचे वसीय उत्तकों के अंदर या एडिपोज टिश्यू के अंदर वह क्या होती है, जमा हो जाती है। इसके ऑप्शन है ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, सुक्रोज, फ्रक्टोज। देखिए, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के रूप में जो है वो शरीर के अंदर भोजन की अतिरिक्त मात्रा जो है वो संचित हो जाती है। और किसी कारण से अगर हमने खाना नहीं खाया बहुत दिन तक या हमने व्रत किया है, उस दौरान यह संचित ऊर्जा हमें शरीर को ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करके हमें ऊर्जा देने का कार्य करती है। बाकी तीनों जो ऑप्शंस है, ग्लूकोज, सुक्रोज और फ्रक्टोज, यह भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अगला भोजन का अवयव है हमारा प्रोटीन्स। देखिए, प्रोटीन्स हम बात करते हैं, विभिन्न प्रकार के हम भोज्य घटक लेते हैं। आप सबको पता होगा किसमें प्रोटीन होता है, किसमें नहीं होता है, नहीं तो हम अब इस टॉपिक में पढ़ेंगे। प्रोटीन्स क्या होते हैं, हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। यह शरीर की कोशिकाओं, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं, और हम सबको पता है हम क्या हैं, बहुकोशिकीय प्राणी हैं, में संपन्न होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं एवं कोशिकाओं के विकास व मरम्मत हेतु आवश्यक होता है। प्रोटीन से शरीर को नाइट्रोजन प्राप्त होती है। देखिए, हमें जो है प्रोटीन्स क्या होते हैं, हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और हमारे शरीर के विकास और निर्माण के लिए, हमारे शरीर की मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन्स का निर्माण जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के तत्वों से बने अमीनो अम्ल अणुओं से
होता है। देखिए आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हम बात करते हैं प्रोटीन क्या है, जटिल भोजन अणु के रूप में है। प्रोटीन डायरेक्ट हमारे शरीर के अंदर संचित नहीं हो पा रहा है, लेकिन प्रोटीन का जब अपघटन होता है एंजाइम्स की सहायता से, तो ये प्रोटीन्स किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, अमीनो अम्लों में। अमीनो अम्लों में यह परिवर्तित हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि अमीनो अम्ल जो है किसका निर्माण कर रहे हैं, इनके जुड़ने से किसका निर्माण हो रहा है, प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। और हम अपने शरीर के अंदर बात करते हैं, जैसे हम अपने बालों की बात करें, नाखूनों की बात करें, ये सब किसके बने हुए हैं, प्रोटीन्स के बने हुए हैं। ठीक है, हमारे बालों के अंदर, नाखूनों के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, क्या आपको पता है? हमारे बाल और जो नाखून की हम बात कर रहे हैं, तो उनमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो केराटिन प्रोटीन होता है। ठीक है, हम दूध की बात करें, दूध क्या होता है, उसके अंदर भी प्रोटीन होता है। दूध के अंदर क्या आपको पता है कौन सा प्रोटीन होता है, कैसीन प्रोटीन होता है। तो ये प्रोटीन भी क्या होते हैं, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा के रूप में काम लिए जाते हैं और हमारे भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं प्रोटीन्स। अब देखते हैं हम इनके स्रोत कौन से हैं। प्रोटीन्स मुख्यतः दाल, दूध, मछली, अंडे, अंकुरित अनाज, सोयाबीन, फलीदार सब्जी, मटर से प्राप्त होता है। तो देखिए आपने पहले भी ये सब पढ़े हुए होंगे दोस्तों, जो ये सब क्या होते हैं, हमारे प्रोटीन के स्रोत होते हैं और इन सभी से हमें जो प्रोटीन प्राप्त होते हैं। और ये प्रोटीन्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एनिमल प्रोटीन अर्थात जंतु प्रोटीन और वेजिटेबल प्रोटीन अर्थात वनस्पति से प्राप्त प्रोटीन। तो अब हम बात करें यहाँ पर सोयाबीन। सोयाबीन की जब हम बात करें हैं, तो सर्वाधिक जो प्रोटीन पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है। अब प्रोटीन के कार्य देखिए कि प्रोटीन हमारे शरीर में क्या काम कर रहा है। शरीर की वृद्धि, विकास, निर्माण के लिए आवश्यक। देखिए अभी हमने पढ़ा कि हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में यह हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। शरीर के अंदर कोशिकाओं के विभाजन का कार्य प्रोटीन्स कर रहे हैं। विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं में एंजाइम्स के रूप में महत्वपूर्ण है और उन विभिन्न प्रकार की जो जैव रासायनिक क्रियाएं मानव के शरीर में, व्यक्ति के शरीर में हो रही हैं, उनको संचालित करने में महत्वपूर्ण है। वसा व कार्बोहाइड्रेट के अभाव में प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो देखिए अभी हमने कहा कि तुरंत ऊर्जा हमें कौन दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, और सर्वाधिक ऊर्जा हमें कौन दे रही है, वसा दे रही है। लेकिन तुरंत ऊर्जा देने वाला और वसा जो हमें सर्वाधिक ऊर्जा दे रही है, वो दोनों ही अगर अनुपस्थित हो रहे हैं, उस स्थिति में क्या कर रहा है, प्रोटीन हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य कर रहा है। मानसिक शक्ति प्रदान करता है। तो जनरली ये क्या करते हैं, हमें मेंटल जो है वो पावर या मानसिक शक्ति भी है प्रोटीन हमें प्रदान करते हैं। अब देखते हैं प्रोटीन से संबंधित संभावित प्रश्न। प्रोटीन का निर्माण होता है कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, अमीनो अम्ल, जल से। देखते हैं इसका आंसर अमीनो अम्ल। देखिए प्रोटीन्स जो है वो अमीनो अम्लों से मिलकर के बने होते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट, वसा और जल ये क्या होते हैं, अन्य भोजन अवयवों के रूप में काम लिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? देखिए पहला ऑप्शन है 8 किलो कैलोरी, दूसरा 4.1 किलो कैलोरी, तीसरा 6 किलो कैलोरी और चौथा 10 किलो कैलोरी। देखिए इसका सही आंसर है 4.1 किलो कैलोरी। जो ऊर्जा होती है वो हमें 1 ग्राम प्रोटीन से प्राप्त होती है। और मैं पहले ही बता चुकी हूं आपको, किलो कैलोरी जो है वो भोजन की ऊर्जा के मात्रक के रूप में काम लिया जा रहा है। अगला भोजन अवयव है वसा। देखिए वसा जो है वो हमें सर्वाधिक ऊर्जा देने का कार्य कर रही है। यह कोशिका में उपकार्बनिक यौगिक है जो जल में अविलय होता है। ये ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। वसा का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सी का मतलब है कार्बन, एच का मतलब हाइड्रोजन,
मतलब ऑक्सीजन। तत्वों से होता है। दूसरा अभी हमने कहा एविलय, मतलब देखिए वसाएं क्या होती हैं, पानी के अंदर एविलय होती है। एविलय मतलब जो पानी के अंदर नहीं घुल सकती। आप देखिए एक एक्सपेरिमेंट भी आप करके देख सकते हैं। आप एक ग्लास लीजिए, उसमें पानी भरिए, आप उसमें आप ऑयल डालिए या फिर आप घी डालिए, देखिए वो उसकी सतह पर क्या होगा, तैरने लगेगा। तो इसका मतलब यह है कि वसाएं क्या है, जल में नहीं घुलती हैं, जल में एविलय पाई जाती हैं। शरीर में ठोस रूप में विद्यमान वसा को चर्बी व द्रव्य रूप में विद्यमान वसा को तेलीय वसा कहते हैं। वसा शरीर की ऊर्जा का केंद्र भी कहलाती है। अब देखिए चर्बी के रूप में, देखिए कि भोजन की अतिरिक्त मात्रा जो है वो वसा के रूप में क्या हो रही है, हमारे शरीर में चर्बी के रूप में इकट्ठा हो रही है, ठीक है, जिससे एक्स्ट्रा फैट हमारे शरीर के ऊपर इकट्ठी होती जा रही है। लेकिन हमने ये कहा ये तो क्या है, ठोस रूप है उसका, लेकिन हमने बात की है कि द्रव्य रूप में भी है वो क्या है, तेलीय वसा। हम सबने देखा होगा कि हमारे शरीर के अंदर क्या पाई जाती है, विभिन्न प्रकार की तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। आपने सुना होगा कि आपकी स्किन ऑयली है, आपके बाल जो आपने शैम्पू किया आपके बाल ऑयली हैं, वो सब क्या है, वो तेलीय वसा के कारण से है कि हमारी जो तेल ग्रंथियां, हम देखते हैं सुबह सोकर के हम उठे, हमारे जॉइंट्स हमने देखे, वो उसमें क्या होता है, ऑयली सिक्रीशन हमें दिखता है। हम अपनी स्किन के ऊपर देखते हैं कि ऑयली सिक्रीशन हमने कुछ भी नहीं लगाया, लेकिन फिर भी क्या होता है, तेलीय हमारी स्किन हमें दिखाई देती है। वो इसी कारण से होता है, तेलीय वसा के कारण से, और तेल ग्रंथियां क्या कर रही है, उनका स्रावण कर रही है। वसा शरीर की ऊर्जा का केंद्र कहलाती है। ऊर्जा का केंद्र क्यों बोला है, केंद्र मतलब कि सेंटर पॉइंट है, महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि हमने बात की थी कि वसा क्या है, हमें सर्वाधिक ऊर्जा दे रही है। तो इसलिए यह क्या हो रही है, सर्वाधिक ऊर्जा देने के कारण से ऊर्जा का केंद्र कहलाती है। हम सबने देखा है कि हम घी खाते हैं, बहुत कम मात्रा में खाते हैं, तेल खाते हैं, बहुत कम मात्रा में खाते हैं, लेकिन हमें सर्वाधिक ऊर्जा क्या है, उस वसा से, जो हम तेल घी के में विभिन्न प्रकार के जंक फूड हम खा रहे हैं, पिज्जा बर्गर, उनमें भी क्या होती है, अतिरिक्त मात्रा में वसा पाई जाती है। और हमने देखा होगा कि हम अगर इन सब जंक फूड्स का जो है अत्यधिक मात्रा में सेवन कर रहे हैं तो हमारे शरीर पर अपने आप ही मोटापा बढ़ने लग जाता है। वो सब किसके कारण से हो रहा है, इस वसा के कारण से हो रहा है। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देखिए हमने बात की ऊर्जा के केंद्र की, और हमने बात की कि प्रोटीन से हमें 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही थी, कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही थी, और वसा से हमें सर्वाधिक 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं वसा के प्रकार व स्रोत। देखिए 2 प्रकार है इसके, वनस्पति से प्राप्त वसा, कि ऐसी वसा जो हमें वनस्पति से प्राप्त हो रही है, और ऐसी वसा जो हमें जंतुओं से प्राप्त हो रही है। देखिए वनस्पति से प्राप्त हम वसा की बात कर रहे हैं, और जंतुओं से प्राप्त वसा की हम बात कर रहे हैं। वनस्पति से प्राप्त वसा की हम बात कर रहे हैं कि हमने जो है विभिन्न प्रकार के जो वसा के रूप में हमने बात की मूंगफली की। मूंगफली क्या है, वनस्पतियों से हमें प्राप्त हो रही है। तिल हमें वनस्पतियों से प्राप्त हो रहा है, नारियल वनस्पति से प्राप्त हो रहा है, काजू वनस्पति से प्राप्त हो रहा है, और अखरोट। तो ये सभी क्या है, हमारे वनस्पति से प्राप्त वसा के जो है वो मुख्य घटकों के रूप में हमारे स्रोत है। इसके अलावा हम बात करें जंतुओं से प्राप्त वसा की, ऐसी वसा जो हमें जंतुओं से प्राप्त हो रही है, उसमें हम बात करें दूध है, अंडा है, मांस है, मक्खन है, वो सब क्या है, हमें जंतुओं से प्राप्त हो रहे हैं। तो वो क्या है, जंतु वसा हमें मिलते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे जंतु वसा के रूप में प्राप्त होते हैं, और ये सब क्या होते हैं, हमें वनस्पति से प्राप्त होते हैं। अब वसा के कार्य, शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। देखिए दोस्तों, अभी हम बात कर चुके हैं कि ऊर्जा का केंद्र कहला रही है,
शरीर में त्वचा के नीचे संग्रहित होकर शरीर को अच्छा बनाती है। देखा होगा हमने, कई सारे लोग क्या होते हैं, बहुत दुबले पतले होते हैं, और कई सारे लोग क्या होते हैं, मोटे होते हैं। वो किसके कारण होता है? उनके शरीर में त्वचा के नीचे संग्रहित वसा के कारण से होता है। वही जो बहुत दुबले पतले होते हैं उनकी हड्डियां दिखाई दे रही है, इसलिए हो रही है क्यों? क्योंकि उनके शरीर में वसा का कोई भी संचय हो ही नहीं रहा है। लेकिन वसा के संचय के कारण से क्या है, वह हमारे शरीर को भी अच्छा बना रही है। ठीक है, तो आज से खाना पीना शुरू कर दीजिए आप लोग। इसके अलावा वसा शरीर के आंतरिक अंगों की बाह्य आघातों से रक्षा करती है तथा मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करती है। देखिए, हमारे शरीर के आंतरिक अंग, हम सबको पता है कि हमारे शरीर के ऊपर सबसे बड़ा सुरक्षात्मक आवरण क्या है? हमारी त्वचा। और त्वचा के नीचे किसका संग्रहण है? वसा का। अब जो हमारे विभिन्न प्रकार के अंगों की हम बात करें, भाई हमारी आमाशय की बात करें, हमारी यकृत की बात करें, अग्नाशय की बात करें, ठीक है, हमारी किडनीज की बात करें, तो यह क्या कर रही है? हमारे शरीर को बाह्य आघातों से बचा रही है कि जो भी बाह्य इंजरीज हैं उनसे क्या है, अगर हमारे शरीर के ऊपर वसा संचित है तो हमारे जो शरीर के अंग हैं वो ज्यादा सुरक्षित रह पाएंगे। अगर हमारे शरीर में वसा का जमाव कम है तो हो सकता है कि हमें इंजरी ज्यादा हो सकती है, आघात ज्यादा लग सकते हैं, तथा मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करती है। तो इसके कारण से यह हमारे लिए आवश्यक है। ऊंट के कुबड़ में वसा का अत्यधिक संचयन होता है। देखिए, वसा की हम बात करें कि ऊंट के कुबड़ में भी अत्यधिक मात्रा में वसा का संचयन होता है और ये ऊर्जा का केंद्र कहलाती है। और हमने सुना भी है कि ऊंट काफी दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, वो इसी के कारण से होता है। जंक फूड में वसा की अत्यधिक मात्रा, देखिए आप जो भी पिज्जा बर्गर खा रहे हैं उन सब में क्या है, वो सब हमारे जंक फूड में आ रहे हैं और उनमें भी क्या होती है, अत्यधिक वसा की मात्रा। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आप लगातार इनका सेवन करते जा रहे हैं तो आपके शरीर पर ओबेसिटी या मोटापा बढ़ने लगता है, वो इन्हीं के कारण से हो रहा है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न देखते हैं। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा होती है, ऑप्शन 9.3 किलो कैलोरी, 4.1 किलो कैलोरी, 2 किलो कैलोरी और 6 किलो कैलोरी। देखते हैं इसका सही आंसर 9.3 किलो कैलोरी जो ऊर्जा होती है हमें 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। इसके अलावा 4.1 किलो कैलोरी जो है हमें प्रोटीन से प्राप्त हो रही है, 2 किलो कैलोरी और 6 किलो कैलोरी हमारे भोजन के अन्य घटक हैं। अगला भोजन का अवयव है हमारा खनिज लवण। देखिए, खनिज लवण क्या है, हमारे शरीर के अंदर हम उतने अधिक मात्रा में नहीं ले रहे हैं, लेकिन इनकी बहुत सूक्ष्म मात्रा भी क्या होती है, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होती है। हम इसको पढ़ेंगे कि अगर हमारे शरीर में इनकी कमी होने लगती है तो वे हमें किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। देखिए, शरीर की वृद्धि के लिए, विकास, निर्माण के लिए प्रतिदिन भोजन में खनिज लवण आवश्यक है। मुख्य खनिज लवण कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, लोहा, तांबा, पोटेशियम आदि हैं। तो देखिए, ये खनिज लवण क्या है, हमारे भोजन के अंदर शामिल होने चाहिए। अगर भोजन के अंदर इन खनिज लवणों की कमी हो रही है तो ये हमें प्रभावित करते हैं। खनिज मुख्यतः दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियों, अंजीर, ताजे फल से प्राप्त होता है। अब देखते हैं हम खनिज के कार्य। शरीर निर्माण में सहायक, विभिन्न हार्मोन एवं जैव उत्प्रेरक बनाने में सहायक। देखिए, हम बात करें जो है कैल्शियम क्या कर रहा है, हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में जो है सहायता करता है। अगर कैल्शियम की हमारे शरीर में कमी हो गई है तो क्या होगा, व्यक्ति जो है उसकी हड्डियां भंगुर होने लगती हैं। और देखा होगा कि जनरली हमारी जो एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है हमारे शरीर के अंदर ये कम होने लगते हैं। तो वो सब क्या है, उनके अभाव के कारण से हमें विभिन्न प्रकार के रोग होने लग जाते हैं। आयोडीन की अगर हमारे शरीर के अंदर कमी हो रही है तो क्या है, हमारे शरीर में जो हार्मोन की हमने बात की है कि थायरोक्सिन हार्मोन हमारे शरीर के अंदर कम हो जाएगा। और थायरोक्सिन हार्मोन कौन बना रहे हैं, हमारे शरीर में पाई जाने वाली आउटो ग्रंथि, जिसे हम थायराइड ग्लैंड भी कहते हैं, हमारे गले में स्थित होती है और उसके कारण से यह प्रभाव होगा। विभिन्न प्रकार के जैव उत्प्रेरक के रूप में यह सहायता
करते हैं तो विभिन्न प्रकार के जो ये हम भोज्य पदार्थ ले रहे हैं उनके अंदर ये खनिज जो है वो उपस्थित होते हैं और हमारे शरीर के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। विभिन्न पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग व उनके लक्षण। देखिए अभी जो हमने पढ़े विभिन्न प्रकार के, चाहे हम कार्बोहाइड्रेट की बात लें, प्रोटीन की बात करें, उनसे वसा की बात करें, तो वो किस प्रकार के रोग हमें देखने को मिलेंगे उनसे। देखिए कार्बोहाइड्रेट, अगर कार्बोहाइड्रेट की हमारे शरीर के अंदर कमी हो गई है तो हमें कमजोरी का अनुभव होने लगता है। हम क्या करते हैं, हमें वीकनेस फील होने लगती है। मान लीजिए कि अब हमने 4-5 दिन से भोजन नहीं खाया है, या फिर हमने 2-3 दिन से भोजन नहीं खाया, या हम व्रत कर रहे हैं, या किसी कारणवश हमें भोजन नहीं मिल रहा है। उस स्थिति में हमारा शरीर क्या होने लगता है, वीक होने लगता है, हम अपने आप को कमजोर मानने लगते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट अगर हमारे शरीर में कम हो रहा है तो हमें वीकनेस का अनुभव होता है। जो अभी हमने पढ़ा था कि हमें थकान का अनुभव क्यों हो रहा है, हमें थकान का अनुभव क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि कमजोरी हो गई है ना हमारे शरीर के अंदर भोज्य घटकों की। तो अगर हमारे शरीर में कमजोरी हमें फील हो रही है, आपने देखा होगा हम सब बीमार होते हैं, हम सबने ग्लूकोन डी पिया है ना, लेकिन क्या हम जब ग्लूकोन डी पी रहे हैं, क्या हमारे घर वाले ये कहते हैं कि नहीं नहीं बेटा इसको पहले एक दूध का गिलास पिलाते हैं, नहीं नहीं पहले इसको एक कटोरी घी पिलाते हैं। नहीं, वो ग्लूकोन डी क्यों, क्योंकि वह तुरंत ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर की जो वीकनेस है उसको खत्म करेगा और हमें तुरंत एनर्जी देने का कार्य करेगा। तो इसके कारण से क्या होगा, हमारी कार्य क्षमता में कमी आना। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि अगर हमारे शरीर में इनकी कमी हो गई है तो हमारे जो कार्य करने की जो क्षमता है वो प्रभावित होती है। दूसरा है प्रोटीन। देखिए प्रोटीन की कमी से जो रोग हो जाता है क्वाशियोर रोग हो जाता है, और जिसमें भूख नहीं लगना, क्षीण शरीर, दुर्बल चेहरा, तो इसके कारण से यह प्रोटीन की कमी से रोग हो जाता है। वसा, शरीर का कमजोर होना, हम पहले ही बात कर चुके हैं, अगर हमारे शरीर में वसा की कमी हो गई है तो शरीर कमजोर होने लगता है। कमजोरी और ऊर्जा की कमी, और हमारे शरीर में क्या होती है, ऊर्जा की कमी हो जाती है। तो ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के कारण से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। अगले है खनिज लवण, कि अगर खनिज लवणों की हमारे शरीर के अंदर कमी हो जाती है तो उसके कारण से हमें कौन से रोग होंगे, कैल्शियम व फास्फोरस। देखिए दांतों व हड्डियों की कमजोरी। देखिए अगर हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम व फास्फोरस कम हो रहे हैं तो दांत व हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। दांतों व हड्डियों की कमजोरी देखने को मिलती है। हड्डियों की कमजोरी, अभी हमने बात की है कि हमारे शरीर के अंदर अगर हम अंतःकंकाल की बात करें तो किसका बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। और यह कैल्शियम और फास्फोरस क्या करते हैं, हड्डियों के अंदर क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं उनको, लेकिन अगर इनकी कमी हो रही है तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। आयरन, आयरन की बात करें हम, देखिए खून में हीमोग्लोबिन की कमी और शिथिलता, शरीर शिथिल होने लगता है। दूसरा है हीमोग्लोबिन कम होता है या फिर आयरन कम हो रहा है, तो जिसके कारण से ये हमें प्रभावित करता है। आयोडीन, अगर हमारे शरीर के अंदर आयोडीन की कमी हो गई है तो हमें जो रोग होगा वो घेंगा, जिसे हम गलकंठ रोग भी कहते हैं। गलकंठ रोग, देखिए गलकंठ रोग जो भी मैं आपको बता चुकी हूं कि आउटू ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन करती है, और थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन हमारे शरीर में कम तब हो जाएगा जब हमारे शरीर के अंदर आयोडीन की कमी हो जाएगी, तो जिससे यह है थायराइड ग्रंथि का बढ़ना। तो ये सारे कारक जो है क्या करते हैं, हमें प्रभावित करते हैं अगर यह कम हो गए हैं। जल, देखिए जल हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए हमारे शरीर का 70% भाग जल है। जल शरीर में विलायक का कार्य करता है तथा शरीर का ताप नियंत्रित करता है। देखिए हम सबने सुना है कि जल क्या है, एक सार्वत्रिक विलायक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। हम किसी भी चीज में जो है पानी को मिक्स कर सकते हैं। हमारे जो भी हम दैनिक जीवन में जो भी सारे क्रियाएं कर रहे हैं उन सभी के लिए क्या है, जल आवश्यक है। तो जल क्या है, हमारे जीवन का आधार है। दूसरा, हमारे शरीर का ताप नियंत्रित करता है। कैसे ताप नियंत्रित कर रहा है, आप देखिए आप बहुत काम करके आए हैं, यहाँ धूप में आप कहीं से चल करके आए हैं, उस दौरान क्या कर रहा है, आपके शरीर से जो है वो लवण पसीना सिक्रीट हो रहा है। उस दौरान क्या होता है, आप धूप में चल के आए हो तो क्या आपको पानी की जरूरत हो रही है, ठीक है।
दूसरा, अगर मान लो कि आपके शरीर का तापमान बहुत अधिक बढ़ गया है तो उस दौरान क्या करेगा, आपके टेम्परेचर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। मान लो कि हमें बुखार हो गया है, उस दौरान हम देखते हैं कि बुखार हमें हुआ है लेकिन हमारे शरीर से क्या आ रहा है, पसीना आ रहा है। वो किसके कारण से हो रहा है कि जब हमने बात की थी कि हमारे शरीर का जो तापमान क्या है 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जब मुझे बुखार हो गया है तो ये तापमान में वृद्धि हो गई है कि नहीं हो गई है। और जैसे ही हमने मेडिसिन ली और फिर उसका क्या तुरंत प्रभाव पड़ा कि हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित होने लगता है और क्या होता है, फिर हमारे शरीर से पसीने का स्त्रावण होने लगता है। तो ये क्या करता है, हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। अब हम देख रहे हैं कि जैसे सर्दियां आती हैं तो हम देखते हैं कि बाहर का तापमान कम हो जाता है, वातावरण का तापमान कम हो जाता है, लेकिन शरीर का तापमान हमारे 37 डिग्री सेल्सियस ही है। और उस दौरान हम देखते हैं कि हमें सर्दियों में हमारे मुंह से भाप निकलना हमें दिखाई देती है। वो इसी कारण से होता है, मुंह से भाप निकल रही इसीलिए है क्योंकि बाहर के वातावरण का तापमान कम हो गया है, जबकि आपके शरीर का 37 डिग्री सेल्सियस है। हमारे शरीर का तापमान जो है वो परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित कर रहा है जल। अगला है खाद्य रेशे, छिलके वाले अनाज। देखिए, फल, गाजर, मूली, पालक, सेब, भिंडी, पत्ता गोभी आदि में सेल्यूलोज नामक रेशेदार पदार्थ पाए जाते हैं। देखिए, ये रेशेदार पदार्थ पाए जाते हैं जिसे हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और इन रेशों को रफेज भी कहते हैं। तो देखिए, ये जो हम भोज्य पदार्थ ले रहे हैं इनमें क्या होते हैं, यह खाद्य रेशे पाए जाते हैं और हमें यह ऊर्जा देने का कार्य कर रहे हैं। भोजन के अवयव में हम इन सबको शामिल करते हैं, हम अनाज भी लेते हैं, फल भी लेते हैं, गाजर, मूली, पालक, सेम, भिंडी, ये पत्ता गोभी, ये सब क्या होते हैं, हमें इनमें खाद्य रेशे जो है वो पाए जाते हैं और ये रेशे क्या है, रफेज कहलाते हैं या इन्हें हम रफेज कहते हैं। खाद्य रेशों के कार्य, देखिए रफेज क्या है, खाद्य रेशे भोज्य पदार्थों के पाचन में सहायक। तो देखिए, ये हमारे भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। रफेज के कारण भोज्य पदार्थ आंतों से चिपकता नहीं है। ठीक है, तो भोजन को क्या करते हैं, आंतों से चिपकने से बचा रहे हैं। रफेज पाचन के दौरान उत्पन्न विषैले पदार्थों एवं जल को अवशोषित कर लेते हैं। देखिए कि जब पाचन की क्रिया हो रही है उस दौरान जो हानिकारक विषैले पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं उनको भी अवशोषित कर लेते हैं। रेशे शरीर में से ग्लूकोज को अवशोषित करते हैं जिससे रक्त में शर्करा नियंत्रित रहती है। वह डायबिटीज या मधुमेह रोग होने का खतरा कम होता है। देखिए, यह क्या करते हैं, हमारे शरीर से ग्लूकोज को अवशोषित करते हैं। और हमने सुना होगा कि अगर हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती तो किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके कारण से क्या होगा, डायबिटीज या मधुमेह रोग हो जाता है। और जनरली हम देखते हैं कि आजकल हमारे सबके घर में क्या होगा, कोई ना कोई एक डायबिटीज का पेशेंट मिल जाएगा। तो वो किसके कारण से, रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ने से हो रहा है। ठीक है, और यह डायबिटीज रोग के या मधुमेह रोग के लिए उत्तरदायी होता है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, देखते हैं इसके ऑप्शन, बेरीबेरी, रिकेट्स, घेंगा, क्वाशियोर-क्योर। इसका आंसर है क्वाशियोर-क्योर। देखिए, अभी अपन ने पढ़ा था कि प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर-क्योर रोग हो जाता है। इसके अलावा हम अन्य 3 ऑप्शंस की बात करें कि बेरीबेरी जो है वो विटामिन की कमी से, रिकेट्स विटामिन की कमी से और घेंगा जो है वो आयोडीन की कमी से हो रहा है। अगला प्रश्न, घेंगा गलकंठ रोग किसके कारण होता है, विटामिन की कमी से, प्रोटीन की कमी से, आयोडीन की कमी से, आयरन की कमी से। देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि आयोडीन की कमी से घेंगा या गलकंठ रोग होता है। विटामिन की कमी से हम विभिन्न प्रकार के रतौंधी, बेरीबेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, इन सब की बात करते हैं। प्रोटीन की कमी से अभी हमने पढ़ा कि क्वाशियोर-क्योर रोग हो जाता है। संतुलित आहार, अब देखिए कि हमने भोजन के अवयव की बात की, लेकिन हम बात करते हैं कि संतुलित आहार, कि हमारी बैलेंस डाइट कैसी होनी चाहिए जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और मरम्मत के लिए आवश्यक हो। देखते हैं, सामान्य रूप से हम पूरे दिन में
जो भी भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उसे आहार या भोजन कहते हैं। हम प्रतिदिन भोजन ग्रहण करते हैं, वो क्या है? हमारा आहार है। हमारे शरीर की नियमित वृद्धि, विकास और स्वस्थ रहने के लिए हमारे आहार में वे सभी अवयव कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, खाद्य रेशे, जल, विटामिन, ये सभी आवश्यक हैं। सभी अवयव एक निश्चित अनुपात व उचित मात्रा में होने आवश्यक है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। तो देखिए, हम जो भी भोजन खा रहे हैं, हम कुछ भी भोजन के रूप में खा रहे हैं, भाई हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ये भोजन के रूप में ले जा रहे हैं, तो हमारे शरीर में किसकी कमी हो गई है? प्रोटीन, वसा, इन सबकी कमी हो जाएगी। तो हमारे शरीर के अंदर क्या होने चाहिए? सभी अवयव होने चाहिए जो हमारे शरीर में भोजन के लिए या वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। अगर किसी भी अवयव की हमारे शरीर में कमी होती है तो उसके दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर देखने को मिलते हैं। संतुलित आहार का महत्व क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है? ये देखिए, इसके महत्व निम्न है। कार्बोहाइड्रेट, हमने कहा कि हम संतुलित आहार में क्या ले रहे हैं? सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। इसकी कमी से शरीर में कमजोरी आती है, जिससे व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है। तो देखिए, हमने कहा कि अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो रही है तो हमारी काम करने की क्षमता प्रभावित होगी। तो हमारे भोजन के घटक में कार्बोहाइड्रेट होना आवश्यक है। प्रोटीन, इसकी कमी से क्वाशियोर रोग होता है। ठीक है, क्वाशियोर रोग हो जाता है, जिसमें शरीर दुर्बल, कमजोर हो जाता है तथा भूख नहीं लगती। प्रोटीन शरीर में त्वचा, बाल, नाखूनों के लिए भी आवश्यक होती हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे जो बाल और जो नाखून है, त्वचा है, उसमें क्या कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन प्रोटीन। तो प्रोटीन भी हमारे संतुलित आहार में होना जरूरी है। वसा, इसकी कमी से शरीर में कमजोरी आ जाती है, जिससे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है। देखिए, हम यहाँ पर दो पिक्चर्स देख रहे हैं। एक हम हेल्थी बच्चे की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसके शरीर के ऊपर हमें नॉर्मली आसानी से हमें वसा दिखाई दे रही है। और एक हम दूसरा बच्चा देख रहे हैं जो क्या है? बिल्कुल कुपोषित है। उसके शरीर में हमें देखिए हड्डियां, हमें उसकी पसलियां आसानी से हमें दिखाई दे रही हैं। तो ये सब क्या है कि अगर हमारे शरीर में वसा की कमी हो गई है तो शरीर जो है वो कमजोर होगा, एक हड्डियों का हमें ढांचा दिखाई देने लगता है। तो इसलिए वसा भी हमारे संतुलित आहार के अंदर आवश्यक है। खनिज लवण, खनिज लवणों की कमी से दांत व हड्डियां कमजोर, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी, घेंगा जैसी बीमारियां हो जाती। तो अभी हमने पढ़ा था कि खनिज लवणों की कमी से भी ये विभिन्न प्रकार के रोग। देखिए, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस अर्थात अस्थि भंगुरता। अस्थि भंगुरता रोग हो जाता है, जिसके अंदर क्या होने लगता है? हमारी हड्डियां कमजोर होकर के टूटने लगती हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी, क्या कम हो गया? आयरन। ठीक है, घेंगा, घेंगा किसके कारण से हुआ? आयोडीन की कमी हो गई। तो उसके कारण से यह बीमारियां हमें हो जाती हैं। संभावित प्रश्न, क्वाशियोर रोग जिसकी कमी से होता है? ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण। देखिए, अभी हमने विभिन्न प्रकार के बीमारियों की बात करी। इसके ऑप्शन है प्रोटीन। देखिए, प्रोटीन की कमी से ये रोग होता है। दूसरा है अन्य ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर क्या होता है? कमजोर महसूस करता है। वसा से भी शरीर में कमजोरी का अनुभव होता है हमें। खनिज लवणों की कमी होने से हम विभिन्न प्रकार के रोग देखते हैं, अस्थि भंगुरता देखते हैं, गलकंठ रोग देखते हैं। अगला प्रश्न, सार्वत्रिक विलायक का कार्य करता है? इसके ऑप्शन है जल, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। देखिए, जल ही क्या है? एक सार्वत्रिक विलायक, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में कार्य करता है, जबकि यह अन्य तीन भोजन अवयव है। नेक्स्ट प्रश्न, ऊंट के शरीर में वसा की अतिरिक्त मात्रा संचित होती है? पैरों में, पेट में, कुबड़ में, सभी में? देखते हैं इसका सही आंसर।
कूवड़ में। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि ऊंट के शरीर में वसा की अतिरिक्त मात्रा जो है वो संचित होती है। देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि आज जो हमने हमारा टॉपिक पढ़ा उसमें थे भोजन के अवयव, और भोजन के जो अवयव हैं उसके अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट की बात की, जो हमें क्या देते हैं, हम सर्वाधिक मात्रा में भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करते हैं और हमें तुरंत ऊर्जा देने का कार्य कर रहे हैं, जिसमें हमने ग्लूकोज का एग्जाम्पल भी लिया। प्रोटीन की हमने बात करी कि प्रोटीन क्या होते हैं, हमारे शरीर के वृद्धि, विकास और निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं, जो क्या होते हैं, अमीनो अम्लों से बने होते हैं। वसा की हम बात करें कि वसा को हमने कहा कि हमारे शरीर की ऊर्जा का केंद्र कहलाती है। क्यों? क्योंकि हमें सर्वाधिक जो ऊर्जा है वो वसा से प्राप्त हो रही है। इसके अलावा हमने बात करी, जल की बात करी, जल एक सार्वत्रिक विलायक के रूप में काम कर रहा है। खनिज लवणों की बात करी हमने कि ये खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन अगर इन खनिज लवणों की हमारे शरीर में कमी हो रही है तो ये हमें किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है, घेंगा रोग होने लगता है आयोडीन की कमी से, अस्थियां भंगुर होने लगती हैं। ये सब हम खनिज लवणों के अभाव में हम इन सबको देख रहे थे। खाद्य रेशों की हमने बात की कि ये खाद्य रेशे किस प्रकार से रफेज के रूप में हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जिसके कारण से भोजन जो है हमारी आंत के अंदर चिपकता नहीं है। तो ये विभिन्न प्रकार के हमने विटामिन्स के किस प्रकार से सहायक आहार के रूप में हमारे लिए आवश्यक होते हैं, और हम अगली क्लास में विटामिन्स को पढ़ेंगे। तो ये विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्वों की हमने बात की, भोजन के प्रमुख अवयव जो क्या करते हैं, हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं और हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करते हैं, और इनकी कमी से क्या होने लगता है, हम कुपोषित होने लगते हैं, हमारा शरीर कमजोर होने लगता है, हम विभिन्न प्रकार से जो है वो प्रभावित होते हैं। तो ये सब आज के हमने टॉपिक में पढ़े। अब हम देखते हैं इससे जो हमने टॉपिक पढ़े थे उससे संबंधित पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न जो हमने शुरू में देखे थे, और अब उनको हल करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? इसके ऑप्शन है फल, सब्जियां, पनीर, मिठाई। देखिए यह RAS प्री 2003 के अंदर पूछा गया है, और पनीर क्या है, नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। दूसरा प्रश्न, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? देखते हैं ऑप्शन, विटामिन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन्स में। देखते हैं इसका आंसर वसा में। देखिए जो RAS में पूछा गया है, और अभी मैंने आपको पढ़ाया भी था कि वसा से जो है हमें सर्वाधिक 9.3 किलो कैलोरी जो है वो ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह SSC के अंदर पूछा गया है, क्योंकि यह खाने में स्वादिष्ट होता है, बाजार में सस्ता होता है, अनिवार्य अमीनो अम्लों से भरपूर होता है और सुपाच्य होता है। देखिए इसके ऑप्शन देखते हैं, अनिवार्य अमीनो अम्ल से भरपूर होता है। यस, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्रथम श्रेणी का प्रोटीन कहते हैं कि जब हम पशु प्रोटीन को ग्रहण करते हैं तो हमें जो अनिवार्य पोषक पदार्थ हैं, अर्थात अनिवार्य अमीनो अम्ल वो हमें प्राप्त होते हैं, अतः यह अनिवार्य अमीनो अम्लों से भरपूर पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग का नाम है? ऑप्शन, क्वाशियोक्योर, पैलेग्रा, रिकेट्स, स्कर्वी। देखते हैं इसका सही आंसर, क्वाशियोक्योर। यह प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। बाकी तीन ऑप्शंस जो है वो हमारे विटामिन की कमी से होने वाले हैं। अगला प्रश्न, कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमें क्या लेना चाहिए? देखिए तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए इसके ऑप्शन है विटामिन सी, सुक्रोज, ग्लूकोज, प्रोटीन। देखते हैं इसका सही आंसर, ग्लूकोज। जी हाँ, हम पहले भी बात कर चुके हैं हमारे लेक्चर के अंदर कि हमें तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज जो है वो लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, जंतु अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में संग्रह न कर वसा के रूप में संग्रहित करते हैं क्योंकि वसा का ऑक्सीकरण ऊर्जा के लिए सुगमता से हो, वसा अधिक ऊर्जा को न्यून स्थान व भार में संग्रह कर सकती है,
वसा जल में अघुलनशील होने के कारण सुगमता से संग्रहित की जा सकती है। वसा में ऑक्सीकरण के फलस्वरूप अधिक उपापचयी जल प्राप्त होता है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। देखिए, वसा अधिक ऊर्जा को न्यून स्थान व भार में संग्रहित कर सकती है, अतः यह क्या होते हैं, वसा के रूप में इनको संग्रहित किया जाता है, क्योंकि यह न्यून स्थान और न्यून भार के रूप में यह संग्रहित हो रही है। अगला प्रश्न है, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। जैसे ये यूपीपीसीएस मेंस के अंदर पूछा गया है। इसके ऑप्शन है सोडियम व पोटेशियम के, फास्फोरस व मैग्नीशियम के, पोटेशियम व फास्फोरस के, केवल पोटेशियम के। इसका आंसर देखते हैं, केवल पोटेशियम के। जो यह पोटेशियम के विशेष महत्व इसलिए रखते हैं क्योंकि यह पोटेशियम के बड़े स्रोत हैं। अगला प्रश्न, आहार में नियमित रूप से ताजे फल व सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं। इसके ऑप्शन है, ये शरीर में उन एंजाइमों को सक्रिय कर देते हैं जो विटामिनों के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं और विटामिनहीनता नहीं होने देने में मदद करते हैं। दूसरा ऑप्शन है, ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के अतिरिक्त ऑक्सीकरण को रोकते हैं और ऊर्जा को अनावश्यक नष्ट होने से बचाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट, ये शरीर में चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। ये शरीर की कोशिकाओं में कुछ जीन को सक्रिय करते हैं और वृहदत्व की क्रिया को विलंबित करने में मदद करते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर, ये शरीर में चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। अगला प्रश्न है, केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है के प्रति 100 ग्राम में होता है। इसके ऑप्शन है, ऊर्जा की 416 किलो कैलोरी, ऊर्जा की 316 किलो कैलोरी, ऊर्जा की 216 किलो कैलोरी और ऊर्जा की 116 किलो कैलोरी। देखते हैं इसका आंसर, ऊर्जा की 116 किलो कैलोरी। देखिए, जो ऊर्जा के अंतर्गत जो है इसको प्रति 100 ग्राम के अंदर जो है लगभग इसमें 89 किलो कैलोरी जो है वो ऊर्जा मानी जाती है। लेकिन अपने पास जो ऑप्शन है उसमें जो उसके आसपास जो आंसर दे रखा है वो ऊर्जा की 116 किलो कैलोरी है जो इसके अंदर केले में उपस्थित होती है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है अरहर में, सोयाबीन में, उड़द में, गेहूं में। देखिए इसका ऑप्शन है सोयाबीन में। देखिए सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन उपस्थित होता है। अगला प्रश्न, प्रोटीन व वसा। देखिए बात हो रही है प्रोटीन व वसा दोनों की प्रचुरता है। इसके ऑप्शन है नारियल में, मूंगफली में, सोयाबीन में, सूरजमुखी में। इसके ऑप्शन है मूंगफली में। देखिए मूंगफली में प्रोटीन व वसा दोनों की प्रचुरता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है। ये यूपीआरओ एआरओ के अंदर पूछा गया है। इसके ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, केराटिन, वैसोप्रोसिन, ट्रिप्सिन। देखते हैं इसका आंसर, केराटिन। कि केराटिन जो है बाल व नख अर्थात नाखूनों के अंदर पाया जाता है। अगला प्रश्न, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। देखिए हम रोटी खाते हैं गेहूं से बनी हुई, तो उसको भी प्रभावित करने वाला कौन सा पदार्थ है। इसके ऑप्शन है ग्लूटीन, ग्लोब्यूलिन, ग्लाइसिन, लाइसिन। देखते हैं इसका आंसर है ग्लूटीन, जो क्या है गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, भोजन का एक प्रमुख अंग है। देखिए यूपीआरओ एआरओ के अंदर पूछा गया है कि मतलब जो हमने भोजन ले रहे हैं उस भोजन के अंदर मुख्य अंग के रूप में कौन काम कर रहा है। इसके ऑप्शन है स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज। इसके आंसर है कार्बोहाइड्रेट। देखिए
हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सर्वाधिक मात्रा में हम भोजन घटक के रूप में कार्बोहाइड्रेट को अपने भोजन में शामिल करते हैं, जो हमारे भोजन का एक प्रमुख अंग है। अगला प्रश्न, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? देखिए, पालक के पत्तों में सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है? इसके ऑप्शन है विटामिन की, आयरन की, वसा की, कार्बोहाइड्रेट की। इसके आंसर है आयरन। देखिए, आयरन जो है वो पालक के पत्तों में सर्वाधिक जो है वो पाया या सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न, लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? इसके ऑप्शन है सेब में, अंडों में, हरी सब्जियों में, दूध में। देखिए, हरी सब्जियों में लौह का अंश सर्वाधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हम सब देखते हैं कि हम सब चावल बनाते हैं और इसमें हम देखते हैं कि बासमती जो चावल है वो बनाने पर उनके जो दाने पकाने पर आकार में बड़े हो जाते हैं। वो किसके कारण से हो रहा है? देखते हैं ऑप्शन, लाइसिन का, एमाइलेज का, शर्करा का, तेल का। देखिए, एमाइलेज का, कि एमाइलेज के कारण से बासमती चावल के दाने पकाने पर आकार में लंबे हो जाते हैं। अगला प्रश्न, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? देखिए, हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की कि जीवाणु कौन सा है दूध के अंदर जिसके कारण से दूध खराब हो रहा है। इसके ऑप्शन है एस्परजिलस, स्टेफाइलोकोकस, स्यूडोमोनास, लैक्टोबैसिलस। देखिए, इसका सही आंसर है लैक्टोबैसिलस। जी हाँ, लैक्टोबैसिलस बैसिलाई जो है वो दूध के अंदर उपस्थित होता है और दूध को खराब करने के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है? देखिए, हम सब दूध पीते हैं, उसमें कौन सा प्रोटीन है? ऑप्शन है एग्लूटिनिन, कैसीन, मायोसिन, हीमोग्लोबिन। देखिए, आंसर है कैसीन। कैसीन जो प्रोटीन है वो दूध में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? देखिए, इसके ऑप्शन है विटामिन सी, ओमेगा 3 वसीय अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल, प्रतिऑक्सीडेंट्स। देखते हैं इसका ऑप्शन ओमेगा 3 वसीय अम्ल जो क्या है, अलसी के अंदर प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है। देखते हैं इसका ऑप्शन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। देखिए, प्रोटीन। देखिए, प्रोटीन जो है वो लगभग जीवित पदार्थ का 80% जो है होता है। अगला प्रश्न, ट्राइग्लिसराइड्स क्या है? देखिए, ट्राइग्लिसराइड्स, इसका ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज। इसका सही आंसर देखते हैं वसा। देखिए, वसा जो है वो ट्राइग्लिसराइड होती है और जब वसा का अपघटन होता है तो वह वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के अंदर परिवर्तित हो जाती है या विखंडित हो जाती है। अगला प्रश्न, किसको ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कहते हैं? देखिए, इसके ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन। देखिए, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो है वो कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। हम सर्वाधिक मात्रा में इसी को भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। अगला प्रश्न, भोजन की ऊर्जा को किस मात्रक में मापा जाता है? देखिए, ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया है। इसके ऑप्शन है सेंटीग्रेड, फारेनहाइट, कैलोरी, केल्विन। देखिए, कैलोरी। देखिए, भोजन की ऊर्जा को किलो कैलोरी के अंदर मापा जाता है तो इसका मात्रक क्या है? कैलोरी है। जबकि अन्य हम बात करें सेंटीग्रेड, फारेनहाइट, केल्विन, ये तापमान को मापने के मापक हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे आज के प्रश्न थे जो हमने आज की क्लास में पढ़े और आपको ने जो भोजन के अवयव पढ़े ये आपको बहुत समझ में आया होगा और आप इससे जरूर लाभान्वित होंगे। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस,
नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।